हेलो दोस्तों। प्लस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे रीट 2025 जो पात्रता एग्जाम है अपनी जनवरी में 2025 में। तो आज जो अपनी क्लास है राजस्थान के भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अभी तक अपनी 4 क्लास हुई हैं। तो जो चारों क्लास हैं आप लोगों को प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। और उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आप लोगों को हमारे प्लस एकेडमी सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस पर उपलब्ध हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है। जैसा हम लोग यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं वैसी के वैसी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज जो अपनी जो क्लास रहेगी वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। कौन सी? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो अपन बात करते हैं अपनी क्लास की, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन बात करेंगे सबसे पहले भू आकृति प्रदेशों की, कि भू आकृति प्रदेश होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं अपन। ठीक है। तो जो भौगोलिक प्रदेश या भू आकृति प्रदेश से तात्पर्य उन विशिष्ट क्षेत्रों से है जिनका निर्धारण जहां की भौगोलिक जो उचावच है, मृदा है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टानों आदि में जो पर्याप्त एकरूपता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार की समानता या एकरूपता के कारण यहाँ के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप में भी सामान्यता समानता देखी जाती है। ठीक है। तो भू आकृति प्रदेश एक प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृतियां होती हैं जिनका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। और अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें कि राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों का जो निर्धारण है ये भारत के जो समुद्र तल मेरीना बीच है जो चेन्नई तमिलनाडु से है वहां से हम इसका निर्धारण करते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र का या किसी भी राज्य की अगर अपन बात करें तो वहाँ की एक भौगोलिक विशेषता होती है। वहाँ पर ऊंचाइयों के आधार पे वहाँ की मृदा, वहाँ की वनस्पति, उनमें सभी में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। उनमें सामान्यता समानता देखी जाती है। और उसका जो निर्धारण है हम कहाँ से करते हैं किसी भी चीज का? वो समुद्र तल से करते हैं। और भारत के किसी भी स्टेट की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर भारत के समुद्र तल जो मेरीना बीच है चेन्नई तमिलनाडु से, वहाँ से उन सभी ऊंचाइयों का अपन क्या करते हैं? समुद्री तल से निर्धारण करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी बेसिक सी बात है। आज अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। सबसे पहले अपन बात करें कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। एक जो है व्यक्तिगत होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी भूगोलवेताओं द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण है, एक उस आधार पे अपन बात करेंगे। तो जो पहला है व्यक्तिगत आधार पे और दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पे, यानी कि ऊंचाइयों के आधार पे, वर्षा के आधार पे, उसमें बात करेंगे अपन भौगोलिक कारकों के आधार पे। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनको अपन 2 भागों से तरीके से देख सकते हैं। पहला व्यक्तिगत तरीके से, दूसरा भौगोलिक ऊंचाइयों के आधार पे या भौगोलिक कारकों के आधार पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यक्तिगत आधार पे। किस आधार पे? व्यक्तिगत आधार पे सबसे पहले एक प्रोफेसर आते हैं हमारे वीसी मिश्रा। कौन? वीसी मिश्रा ने अपनी, उनकी पुस्तक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान का भूगोल। तो उनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। और कौन सी पुस्तक में किया है? राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण करने वाले हैं वो हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, विनोद चंद्र मिश्रा। और उनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, जिसका जो प्रकाशन है उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया। अगर अपन बात करें कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो अपन मानचित्र के आधार पर अपन उसको देखें कि राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर अपन पहला देखें तो जो पहला है
पहला अगर अपन राजस्थान के भौतिक का या भू आकृति प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले वीसी मिश्रा ने एक भौतिक प्रदेश जिसे क्या कहा गया है, नहरी क्षेत्र, क्या कहा गया है, नहरी क्षेत्र। दिख रहा है? एक कहा गया है नहरी क्षेत्र, यानी कि जो हमारे पास में जो जिले हैं ऊपर वाले, हनुमानगढ़, गंगानगर और एक नया जिला है अपने पास में अनूपगढ़। इन क्षेत्रों में जो सिंचाई के साधन था क्या था, नहर। तो नहरी क्षेत्र एक वीसी मिश्रा ने सबसे पहले एक नहरी क्षेत्र जो हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद में जो दूसरा आता है जो पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक है पश्चिमी शुष्क मैदान और एक है पश्चिमी शुष्क मैदान और एक है अर्ध शुष्क मैदान। एक है जहां पर बहुत ही कम मात्रा में हमारे को वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, उसे बांटा उन्होंने पश्चिमी शुष्क मैदान, और एक उन्होंने बांटा है अर्ध शुष्क मैदान। यानी कि अपन बात करें कि अरावली के इधर इधर, अरावली के पश्चिम में 3 भौतिक प्रदेश, अरावली के पश्चिम में कितने हैं, 3 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? पहला है नहरी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी शुष्क मैदान और तीसरा है अर्ध शुष्क मैदान। और एक चौथा अपना हो गया कौन सा, अरावली प्रदेश। यानी कि मिड में अगर अपन अरावली को रखें तो अरावली प्रदेश के पश्चिम साइड में 3 भौतिक प्रदेश वीसी मिश्रा ने बताए हैं। पहला नहरी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क, तीसरा। चौथा अपना आ गया अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश के पूर्वी साइड में भी उन्होंने वीसी मिश्रा ने 3 भौतिक प्रदेश बताए हैं। एक है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। एक है जो अपना जो चंबल नदी वाला चंबल बीहड़ क्षेत्र है, वो है 6ठा नंबर, चंबल बीहड़ क्षेत्र। और एक 7वां जो बचा है आखिरी में, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी कि पूर्व की साइड में एक इंडस्ट्रियल एरिया भी जोड़ा गया है, कृषि औद्योगिक प्रदेश, और एक है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। वीसी मिश्रा ने जो हाड़ौती का पठार है उसको शामिल नहीं किया गया, उसने उसको शामिल नहीं किया। तो वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का व्यक्तिगत वर्गीकरण किया, और इस व्यक्तिगत वर्गीकरण में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? अरावली, अरावली के 3 पश्चिम में और अरावली के 3 पूर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो पहला वर्गीकरण है व्यक्तिगत, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। तो वीसी मिश्रा की जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में उन्होंने इन 7 भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया है। आगे अपन बात करें प्रोफेसर रामलोचन सिंह, इसकी प्रोफेसर रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण आता है, और इन्होंने 1971 में भारत के साथ में ही इन्होंने राजस्थान जो भारत का इन्होंने प्रादेशिक वर्गीकरण किया, उसके साथ में ही इन्होंने राजस्थान का भी प्रादेशिक वर्गीकरण कर दिया। यानी कि भारत के प्रादेशिकरण के दौरान ही डॉक्टर रामलोचन ने अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में, इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को भी प्रस्तुत किया। ठीक है, और डॉक्टर प्रोफेसर रामलोचन सिंह का जो भौगोलिक वर्गीकरण प्राकृतिक और जो सांस्कृतिक समानता के साथ साथ स्थानीय विशेषताओं पर भी ध्यान रखा है भाई इन्होंने। यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक समानताओं के साथ साथ स्थानीय जो विशेषताएं हैं उनको भी आधार बनाया है। किसने? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। तो इन्होंने, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने जो भौगोलिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा है इसको। कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली जो श्रेणी है अपनी, उसकी बात करें अपन, वृहद श्रेणी। कौन सी है? वृहद श्रेणी। यानी कि राजस्थान को रामलोचन ने 1971 में
दो श्रेणियों में बांटा, सबसे पहले तीन श्रेणियों में बांटा। तीन में वृद्ध श्रेणी सबसे पहले, दूसरी आती है उप श्रेणी, और तीसरी जो आती है वो है लघु श्रेणी। कौन सी है? लघु श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले वृद्ध श्रेणी, वृद्ध श्रेणी को भी उन्होंने दो भागों में बांटा। कौन सा? राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार, दो भागों में बांटा। और उसके बाद में जो उप श्रेणियां हैं, राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार है, उसे चार उप श्रेणियों में बांटा। कितने? चार उप श्रेणियों में बांटा। और इस चार से उन्होंने 12 लघु श्रेणियों में बांटा। कितने? 12 लघु श्रेणियों में बांटा। तो सबसे पहले रामलोचन ने तीन श्रेणियों में विभक्त किया राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण को, तीन श्रेणियों में। तो पहली कौन सी है? पहली है वृद्ध, दूसरी है उपश्रेणी, और तीसरी है लघु श्रेणी। ठीक है, तीन श्रेणियों में बांटा सबसे पहले। फिर इन तीन श्रेणियों की अगर अपन बात करें, तीन श्रेणियों की अगर अपन बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो वृद्ध श्रेणी है इसको दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। दो से इन्होंने जो उप श्रेणियां हैं इसको चार भागों में बांटा। कितने? चार भागों में बांटा। और चार से जो लघु श्रेणियां हैं इनको 12 लघु श्रेणियों में बांटा रामलोचन ने। तो अपन सबसे पहले देखें वृद्ध श्रेणी। तो वो जो वृद्ध श्रेणी है ये राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। उसके बाद में उप श्रेणियां हैं। तो उप श्रेणियों में राजस्थान का जो मैदान है, राजस्थान के मैदान को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और एक बांगर प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश और एक बांगर प्रदेश। उसके बाद में जो राजस्थान का पठार है, राजस्थान के पठार को इन्होंने अरावली का पठार और जो चंबल बीहड़ बेसिन है, चंबल बीहड़ बेसिन, इस तरीके से इन्होंने चार भागों में बांटा। यानी कि राजस्थान का जो मैदान है उसको एक और दो भागों में, और राजस्थान का जो पठार है उसको तीन, और चंबल बेसिन वाले को चार। तो इस तरीके से चार उप श्रेणियों में डिवाइड किया। उसके बाद में ये जो चार श्रेणियां हैं ये 12 लघु श्रेणियों में डिवाइड करते हैं इसको। तो जो 12 लघु प्रदेशों में इसको डिवाइड करते हैं, तो राजस्थान का मैदान, और राजस्थान के मैदान को मरु प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश में, और इस मरुस्थलीय प्रदेश को जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये पश्चिमी राजस्थान में ही देखने को मिलता है। उसमें जैसलमेर मरु प्रदेश मरुस्थलीय क्षेत्र, बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र और बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र। तीन तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनको डिवाइड किया। बांगर प्रदेश की अगर अपन बात करें तो बांगर में जो शुष्क वाले हैं, अपन शुष्क वालों की बात करते हैं, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें घग्गर प्रदेश जो घग्गर नदी वाला है, शेखावाटी जो अंतर प्रवाह वाला जो क्षेत्र है, और नागौर प्रदेश और लूणी प्रदेश यानी लूणी नदी वाला जो क्षेत्र है। इस तरीके से मरुस्थलीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा, और जो बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश को इन्होंने चार भागों में बांटा। आगे अपन बात करें कि राजस्थान का पठार, और राजस्थान के पठार को हमने दो उप श्रेणियों में बांटा था। एक था अरावली पठार और दूसरा था चंबल बीहड़ प्रदेश। तो अरावली पठार को इसने तीन भागों में बांटा इन्होंने। कितने भागों में? तीन। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अपन अध्ययन की दृष्टि से भी इन अरावलियों को तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर अपन बात करें तो मध्य चंबल और निम्न चंबल। तो इस तरीके से रामलोचन ने दो वृद्ध श्रेणियां, दो वृद्ध से इन्होंने चार उप श्रेणियां, और उप श्रेणियों से इन्होंने 12 लघु श्रेणियों में डिवाइड किया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। उसके बाद में 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना तथा डॉक्टर प्रोफेसर तिवारी, जिन्होंने राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और इन्होंने राजस्थान के चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में? चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पश्चिमी मरुस्थल,
कौन सा? सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में इन्होंने जो दूसरा बताया है वो है अरावली। अरावली पर्वतमाला। तीसरा इन्होंने जो बताया है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा इन्होंने जो बताया है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने और प्रोफेसर जो डॉक्टर तिवारी हैं, इन्होंने राजस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल है, जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है एक, उसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों को। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे अपन बात करें, पहला तो ये जो अपना राजस्थान का, तो जो सबसे पहले अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत आधार पे, दूसरा भौगोलिक कारकों के आधार पे। व्यक्तिगत आधार पे किसने सबसे पहले वर्गीकरण किया? सबसे पहले वर्गीकरण किया किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। अरावली के पश्चिम में 3 और अरावली के पूर्व में 3। ठीक है, उसमें से अगर अपन सबसे पहले देखें, नहरी पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला तो है ही। उसके बाद में इन्होंने पूर्वी जो कृषि और औद्योगिक प्रदेश, जो चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, चंबल बीहड़ प्रदेश, और उन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इस तरीके से 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। और इनकी जो पुस्तक है वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। उसके बाद में दूसरे जो व्यक्तिगत आते हैं, रामलोचन सिंह ने 1971 में इन्होंने वर्गीकरण किया, और इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण में 3 वृहद जो श्रेणियां बनाई इन्होंने। सबसे पहले वृहद श्रेणी, दूसरी है उप श्रेणी, और तीसरी है लघु श्रेणी। तो जो वृहद श्रेणी है इसको 2 भागों में, राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। उसके बाद में इन्होंने जो 4 श्रेणियां बनाई है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश से और राजस्थान के पठार से। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश से कौन कौन सी बनाई इन्होंने? तो मरुस्थलीय प्रदेश और बांगर प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और बांगर प्रदेश। पठारी वाली जो क्षेत्र से इन्होंने बनाया एक अरावली पठार, और दूसरा इन्होंने चंबल बीहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको बताया इन्होंने। इसके बाद में इन्होंने 12 लघु श्रेणियों में बांटा, और 12 के अंदर अगर अपन बात करें तो 3 तो इन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र, जो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जो बांगर प्रदेश है, जो अपन राजस्थान के अंदर जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको भी अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? घग्गर का प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी प्रदेश। जो घग्गर नदी वाला क्षेत्र है, शेखावाटी अंतःप्रवाह वाला क्षेत्र है जो कांतली नदी वाला, नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है जो डीडवाना नागौर के अंदर, कुछ भाग थोड़ा सा अजमेर के अंदर, लूनी प्रदेश जो लूनी नदी वाला क्षेत्र है। इस तरीके से इन्होंने बांगर प्रदेश नाम दिया। उसके बाद में राजस्थान का जो पठार है, पठारी भाग के अंदर इन्होंने अरावली का पठार, और जो दूसरा बांटा इन्होंने चंबल बीहड़ प्रदेश। तो अरावली के अंदर इन्होंने 3 भाग बनाए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसके बाद में इन्होंने जो चंबल बीहड़ वाला क्षेत्र बनाया है तो वो कौन कौन सा? मध्य और निम्न चंबल क्षेत्र। उसके बाद में तीसरा जो आता है अपना व्यक्तिगत के अंदर, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। कौन? डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, और इनकी पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और उस राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है।
तो 4 में से कौन कौन से? राजस्थान के एक जो पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, दूसरा अरावली, तीसरा जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और जो चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस तरीके से ये जो वर्गीकरण है अपना, ये सारा का सारा व्यक्तिगत वर्गीकरण है। थोड़ा सा अपने को इसको भी ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक कारकों के आधार पे, यानी कि भौगोलिक कारक कौन कौन से? एक इसके अंदर आता है उचावच, यानी कि ऊंचाई के आधार पे एक वर्गीकरण, और दूसरा जो इसमें आता है जलवायु। कौन सा? जलवायु। कि सर हमने तो उचावच के आधार पे ही बांटा है अभी तक, आज अपन जलवायु के आधार पर भी इसको थोड़ा देखेंगे। यानी कि अपन सबसे पहले बात करें उचावचों के आधार पे, यानी कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, तो 4 भौतिक प्रदेशों में 3 तो उचावच के आधार पे डिवाइड कर रखा है, और एक जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? जलवायु के आधार पे। कौन सा है? जलवायु के आधार पे। तो उचावच के आधार पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में जो ऊंचा भाग है वो कौन सा है? अरावली। कौन सा है? अरावली। उसके बाद में अरावली से थोड़ा सा नीचे पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश से थोड़ा बराबर में अपन कह सकते हैं जो जलवायु के आधार पर अपन उसको वर्गीकरण करेंगे वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि राजस्थान के उच्चावच के आधार पर अपन देखें तो उच्चावच के आधार पर सबसे पहले अरावली, अरावली पर्वतमाला, यानी कि सबसे ऊंची जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अरावली। उसके बाद में आता है दूसरा पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश मैं कह सकता हूं यहां पर हाड़ौती पठार, हाड़ौती हाड़ौती पठार। और जो तीसरा आता है इसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस तरीके से ये जो वर्गीकरण किया है इन्होंने उच्चावच के आधार पे किया है। कौन कौन सा? अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती पठार, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों उच्चावच के आधार पे वर्गीकरण है। अगर अपन बात करें चौथा वर्गीकरण, तो जो चौथा वर्गीकरण आता है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये जलवायु के आधार पे, किसके आधार पे? जलवायु के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, जलवायु के आधार पे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है ये बहुत ही कम देखने को मिलती है, अल्प वर्षा प्राप्त होती है, इसलिए ये आज अपन ने इसको वर्गीकरण किया, जलवायु के आधार पे वर्गीकरण किया है। तो राजस्थान को भौगोलिक कारकों के आधार पे 2 भागों में बांट रखा है, एक उच्चावच के आधार पे और एक जलवायु के आधार पे। उच्चावच के आधार पे 3 भौगोलिक कारक हैं और जलवायु के आधार पे 1 भौगोलिक कारक है। तो उच्चावच के आधार पे कौन से? जो सबसे ऊंचा है अरावली, जो प्राचीनतम पर्वतमाला है। दूसरी अगर अपन बात करें जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो नवीनतम भाग है, और जो चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस तरीके से राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, अगर अपन इनकी कुछ कॉमन सी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इन्हें 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। सबसे पहला है मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदानी और चौथा है हाड़ौती। तो जो इसका विस्तार अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पर सबसे ज्यादा विस्तार किसका देखने को मिलता है? यह है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। यानी कि यहां पर अपन बात करें कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार पूरे राजस्थान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है। कौन? मरुस्थल। कौन फैला हुआ है? मरुस्थल। और यहां पर जनसंख्या जो निवास करती है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में अपन बात करें
दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। तो जो मध्यवर्ती अरावली जो पर्वतमाला है, इसका अगर अपन संपूर्ण राजस्थान में हिस्सा देखें तो 9%। कितना भाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 9%। आगे अपन बात करें कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह है 23%। कितना है? 23%। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें राजस्थान में, इसका जो हिस्सा है वो लगभग 6.89% या कह सकते हैं अपन 7%। कितना है? लगभग 7% किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। तो इस सारणी के अंदर अपन ने कुछ इनकी जो भौगोलिक विशेषताएं उनकी बात की है। तो इसका जो क्षेत्रफल है मरुस्थल का वो कितना है? 61.11%। कितना है? 61.11%। अरावली जो यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 9% भाग अरावली का है, 23% भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश का है, और चौथा है हाड़ौती पठार। और हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार में 6.89% या अपन कह सकते हैं 7%। कितना है? 7%। अब दूसरी अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या निवास कितना है, तो जनसंख्या निवास की अगर अपन बात करें कि 61% भाग पे केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। आगे अपन बात करें अरावली पर्वतीय पर्वतमाला की, तो अरावली के अंदर 9% भाग है, और इस 9% भाग में 10% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यानी कि क्षेत्रफल 23% है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर निवास करती है, 39% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में हाड़ौती का जो पठार आता है, तो हाड़ौती के पठार के अंदर 7% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे कम जो जनघनत्व है, सबसे कम जनघनत्व कम यहां देखने को मिलता है, और सर्वाधिक जनघनत्व यहां देखने को मिलता है पूर्वी मैदान में। ठीक है। अगर अपन बात करें उसके बाद में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर जो मिट्टी है, तो मिट्टी कहाँ कैसी पाई जाएगी? तो यहाँ पर बलुई मिट्टी देखने को मिलती है, यानी कि एकदम रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। जो अरावली है तो यहाँ पर मिट्टी कैसी देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर वनीय या पर्वतीय जो मिट्टी है वो पाई जाती है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपने राजस्थान के पूर्व में नदियां बहती हैं, और नदियों के अंदर जैसे सबसे मुख्य जो नदी है पूर्वी राजस्थान की, चंबल नदी। तो चंबल नदी जो उनके जो नई मिट्टी का निर्माण करते हैं, और नई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी या जिसे अपन कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी। और जो हाड़ौती पठार है, तो हाड़ौती पठार है, ऐसा माना जाता है कि इसका जो उद्गम, इसकी उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो उत्पन्न जैसे हुई, तो उस समय किस मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो हाड़ौती पठार के अंदर काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बलुई मिट्टी या अपन कह सकते हैं रेतीली मिट्टी। अरावली है तो अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के अंदर कैसी मिट्टी देखने को मिलेगी? पर्वतीय, या वहां पर वन पाए जाते हैं तो वनीय मिट्टी। उसके बाद में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा या अपन कह सकते हैं कछारी मृदा, या इसे अपन कांप मृदा के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो है हाड़ौती पठार, और हाड़ौती पठार की जो उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से हुई, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ पर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें वर्षा की, तो जो जलवायु की बात करें तो वर्षा के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया गया। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो वर्षा है बहुत कम देखने को मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में जो अरावली है, यहाँ पर उपादर जलवायु देखने को मिलती है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है, और जो हाड़ौती पठार है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है।
तो ये अपने पास में ये जो चारों भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, इन चारों भौतिक प्रदेशों का यहाँ पर वर्गीकरण दे रखा है, कुछ इनकी समानताएं दे रखी हैं, कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, उनकी अपन बात की है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ कर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी ये जो पीडीएफ है हमारे प्लस एकेडमी सीकर जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ उसके ऊपर ये आपको मिल जाएगी। तो अपन आगे सबसे पहले बात करते हैं अपने मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश की। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ है ये समुद्रों के धीरे धीरे खिसकने से, और ये समुद्रों के धीरे धीरे कब खिसके? ये प्लिस्टोसीन या अपन कह सकते हैं जो चतुर्थ युग जो काल था उस समय, जो टर्सरी कालीन या प्लिस्टोसीन काल में इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो 20 लाख वर्ष पूर्व, कितने 20 लाख वर्ष पूर्व जो चतुर्थ युग था उसमें जो प्लिस्टोसीन काल में जो समुद्रों के क्या हुआ, धीरे धीरे खिसकाव हुआ, और उन समुद्रों के धीरे धीरे, यानी कि वहां समुद्र थे और उन समुद्रों को जैसे 33 सागर कहा, उस 33 सागर के रूप में जो नदियां हैं उनके द्वारा अवसादों का क्या किया गया, जमाव किया गया, और धीरे धीरे समुद्र क्या खिसकते गए, और उन समुद्रों के खिसकने से 33 सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल का निर्माण होता है। तो जो थार का मरुस्थल है इसका निर्माण कौन से काल में होता है? चतुर्थ युग में। कौन से? चतुर्थक युग के अंदर, जो टर्सरी युग व प्लिस्टोसीन काल, प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण होता है। किसका? थार के मरुस्थल का, या अपन कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, तो जो थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष है? 33 सागर का, क्योंकि यहाँ पर कम गहरा या छिछला एक भूसन्नति उत्पन्न होती है, और उस भूसन्नति के अंदर अवसादों का जमाव हुआ। किसका अवसादों का जमाव हुआ? किससे? नदियों के द्वारा या अपरदन की क्रिया से। तो इन 33 सागर में जमाव से किसका निर्माण होता है? थार के मरुस्थल का। तो ये जो थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। तो जो दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है यही बनता है कि जो थार का मरुस्थल है किसका अवशेष है? 33 सागर का। आगे अपन बात करें इसके कुछ साक्ष्यों की। इसके कुछ साक्ष्य हैं, जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में माइकासिस चट्टानें पाई जाती हैं, और माइकासिस चट्टानें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलता है। माइकासिस चट्टानों के कारण यहाँ पर जो पानी है वो कैसा है? खारा है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें कि जैसलमेर के अंदर एक गांव है कुलदरा गांव, और उस कुलदरा गांव के अंदर जो जीवाश्म मिलता है, यानी कि जूओं का अवशेष मिलता है, एक जो व्हेल मछली आती है उसका अवशेष देखने को मिलता है। कौन से? कुलदरा गांव, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तीसरी अगर अपन बात करें कि टर्सरी कालीन जो अवसादी चट्टानें हैं उनके वहां जीवाश्म मिलते हैं, खनिज के जो भंडार हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और चूना पत्थर है। यानी कि बाड़मेर है जो अपने पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पेट्रोलियम के लिए फेमस कौन सा है? बाड़मेर। तो ये कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो इन चीजों का जो टर्सरी कालीन है, जो चट्टानें हैं वहां पर उनके जीवाश्म खनिज देखने को मिलते हैं, भंडार देखने को मिलते हैं। आगे अपन बात करें कि ये जो थार का मरुस्थल है ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। कौन सा? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। आगे अपन बात करें इस पश्चिमी मरुस्थल की कुछ विशेषताओं की। पश्चिमी मरुस्थल की कुछ विशेषताओं की अगर अपन देखें तो सबसे पहले कि थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना भाई। जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश, यानी कि 61% भाग पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो सबसे जो प्रतिशत के आधार पे अपन बात कर रहे हैं, जनघनत्व के आधार पे अपन बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी अगर अपन बात करें कि यहाँ पर राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो भौतिक प्रदेश है वो पश्चिमी मरुस्थलीय
प्रदेश है। यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से ये जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है प्रथम स्थान है भाई। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वर्षा के वितरण की दृष्टि से अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। इसी के लिए तो अपन ने इसको जलवायु के आधार पे विभाजन किया भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। आगे अपन बात करें कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, ये थार का मरुस्थल भारत में 4 राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। पहला पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों के अंदर थार का मरुस्थल का विस्तार है भारत के अंदर। और सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है कहां? राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक यानी कि 62% कहां? राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक है राजस्थान में। ठीक, अगर अपन इसकी बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है, ये राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर। अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई है इसकी 300 मीटर। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, तो इसकी जो औसत ऊंचाई आती है वो 150 से 300 मीटर, या अपन कह सकते हैं कि लगभग 200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। आगे अपन देखें कि इसका जो ढाल है, तो ढाल किधर है इसका? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी कि राजस्थान के अंदर अपन देखें तो एक तो नदी है घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में प्रवाहित होती है। और एक नदी है पश्चिमी राजस्थान की, जो अरावली से निकलती है और इस तरीके से प्रवाहित होती है। उस नदी का नाम है लूणी नदी। तो नदियों के आधार पे इसका ढाल का पता लगाया गया। किसके आधार पे? नदियों के आधार पे। तो इसका जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। तो इसका जो ढाल है, यानी कि नदियां किधर? एक जो घग्गर नदी है उसका भी ढाल इधर ही है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में बहती है। और एक जो नदी है इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की, वो है लूणी नदी, जो अरावली से निकलती है। अरावली में अजमेर से निकलकर किधर बहती है भाई? इधर दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में। इस तरीके से इन जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके ढाल का पता लगा सकते हैं। तो इसका मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, ये चीज थोड़ा फैक्ट वाली चीजें हैं, थोड़ा सा देखना भाई। आगे अपन बात करें कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। यानी कि वर्षा के आधार पर अपन इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग है इसका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसे राठी प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा? राठी प्रदेश भी कहते हैं। और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे बागड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, बांगर प्रदेश भी कहते हैं सबसे पहले। तो यही बात है। और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इसको 2 भागों में अपन ने डिवाइड किया। तो डिवाइड करने का जो तरीका है अपना, वर्षा के आधार पे, वर्षा की मात्रा के आधार पर अपन ने इसका विभाजन किया। यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, ये एक रेखा, यहां पर जो वर्षा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
इसको दो भागों में डिवाइड करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 0 से 25 वाला क्षेत्र है, ये कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला है, ये है कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे राठी प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन ने डिवाइड कैसे किया? वर्षा के आधार पे। कौन सी समवर्षा रेखा इसको डिवाइड करती है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये दो भागों में डिवाइड करती है, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पाई जाती है, ठीक है। आगे अपन बात करें, ये जो सबसे पहले अपन बात करेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। तो ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि मिट्टी कैसी पाई जाती है? बलुई या रेतीली मिट्टी। तो इस बलुई या रेतीली मिट्टी के आधार पे अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है बालू का स्तूप, यानी कि बालू का स्तूप जो बनेंगे और एक नहीं बनेंगे। तो बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है, एक तो जो बालू का स्तूप जहां पर देखने को मिलते हैं, मिट्टी के जो बालू के जो रेत के टीले हमारे को देखने को मिलते हैं, वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि जहां पर बालू का स्तूप हमारे को देखने को नहीं मिलते हैं। इस आधार पर अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है ये 41.5% भाग, ठीक है। और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये है 58.5% भाग पर फैला हुआ है। तो इस तरीके से आज जो अपना सेशन है ये अपन ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके आधार पे अपन ने व्यक्तिगत आधार पे सबसे पहले वर्गीकरण देखा, उसके बाद में भौगोलिक कारकों के आधार पे अपन ने वर्गीकरण किया। और अपन बात करेंगे भौगोलिक कारकों के आधार पे, उच्चावच और जलवायु के आधार पे जो वर्गीकरण किया है उन चार भौतिक प्रदेशों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ने बात की आज पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने आज इसको दो भागों में डिवाइड किया है। आज अपन ने थोड़ा सा ही पोर्शन इसका देखा है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी कल बात करेंगे पूरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। धन्यवाद।